एंड अब्जॉर्प्शन होती है एंड एंड प्रोडक्ट अमाइनो एसिड बनता है। अमाइनो एसिड में हमारे पास स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बन सकती हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन्स बन सकती हैं या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हमारे मसल्स और कनेक्टिव टिश्यूज को बनाती हैं, हमारी ग्रोथ का मेजर काम होता है इनका, और बॉडी स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। दूसरा रेगुलेटरी प्रोटीन्स में एंजाइम्स हैं, हमें पता है एंजाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी लोअर करती हैं, अगर एंजाइम्स ना हो तो हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकती। दूसरा हार्मोन्स हैं, और हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स हैं और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। तीसरी जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं, इनमें हीमोग्लोबिन बनती है, एल्बुमिन एंड बाकी अदर प्रोटीन्स बनती हैं। हीमोग्लोबिन हमारी ऑक्सीजन कैरियर है मेजर। एल्बुमिन जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करती है और साथ में डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस भी करती है। ये तीनों प्रोसेस जो हैं, ये तीनों एनाबॉलिक प्रोसेसेस है। दूसरा हम बात करते हैं अगर कैटाबॉलिज्म हो तो फिर क्या होगा, मतलब प्रोटीन्स जो है वो छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हों तो कैसे होंगे। इसमें एक तो हमारे पास आ जाता है कि अमाइनो एसिड, हमें पता है उसमें एक मेजर कार्बन अल्फा कार्बन होता है, उसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच होता है और साथ में आर एल्काइल ग्रुप अटैच होता है। दूसरी तरफ हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है और एक तरफ अमोनिया ग्रुप होता है। जो अमोनिया ग्रुप है वो हम रिमूव कर देते हैं एंड इस प्रोसेस को हम डीएमाइनेशन कहते हैं। अमोनिया क्योंकि बहुत टॉक्सिक है, हमारी बॉडी में रह नहीं सकता, रिटेन नहीं कर सकता, तो इसे हमें लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करना होता है। और इसकी कन्वर्जन के लिए हम यूरिया साइकिल को यूटिलाइज करते हुए उसे यूरिया में कन्वर्ट करते हैं और वो यूरिया बॉडी से यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो जाता है। हम इस तरफ देखें तो जो बाकी कार्बन स्केलेटन बच जाता है अमोनिया को रिमूव करके, उसे हम कहते हैं कीटो एसिड। ये कीटो एसिड या तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है, और ये ग्लूकोज जो है अगर तो हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए तो वो एनर्जी प्रोवाइड कर देगा, अगर नहीं चाहिए तो वो हमारे मसल और लिवर सेल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास एसिटाइल को ए बनते हैं। एसिटाइल को ए जो है आगे सिट्रिक एसिड साइकिल में जाता है और फुल साइकिल कंप्लीट करता है और हमें पता है एंड पे हमें एनर्जी मिलती है, तो वो भी या तो एनर्जी प्रोडक्ट्स के लिए यूज होता है या ट्राइग्लाइसराइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं व्हाई आर अमाइनो एसिड्स डिग्रेडेड। हमें पता है कि अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी होते हैं और हमें चाहिए होते हैं, लेकिन वो अमाइनो एसिड्स अगर आपकी बॉडी में सरप्लस अमाइनो एसिड्स आ गई हैं, हमने ज़्यादा प्रोटीन इनटेक कर लिया है, तो वो अमाइनो एसिड्स जो हमें नहीं चाहिए, अननेसेसरी हैं, जो कि इस वक्त हमें न्यू प्रोटीन्स की बिल्डिंग के लिए नहीं चाहिए, वो फर्दर ब्रोकन डाउन होते हैं और फर्दर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में चले जाते हैं, वो किसी और चीज़ में कंज्यूम हो जाते हैं। प्रोटीन्स जो है वो वैरायटी ऑफ प्रोटीएजेस जो हैं वो उन्हें हाइड्रोलाइज करते हैं, उनकी पेप्टाइड बॉन्ड्स जोड़ते हैं और उनसे स्मॉलर पेप्टाइड्स और न्यू अमाइनो एसिड्स बनते हैं। आगे बात होती है डिग्रेडेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, जिसके 2 स्टेप्स हैं और यहाँ से आमना कंटिन्यू करेगी। Assalamualaikum, here is Amna Zain, and my slide title is the degradation of amino acids. Like my colleague told you about that the amino acids degraded in the 2 steps. First, you can see in the first one, the initial step involves deamination of the amino group, which is released as ammonia. In animals, ammonia is converted to the less toxic urea and excreted. Sorry, I'm interrupting you, Amna. Sorry, I'm interrupting you. Be a little loud. आपकी आवाज जरा कम आ रही है. The initial step involves deamination of the amino group, which is released as ammonia. In animals, ammonia is converted to the less toxic urea and excreted. And the second step is the carbon skeleton layer, known as ketoacids. You can see after the removal of the amino group, the product that is left behind is called ketoacid, and that is metabolized to tricarboxylic acid cycle intermediates, pyruvate, acetyl-CoA, or acetoacetyl-CoA. In the next slide, we have the amino acid and TCA cycle. Here you can see all the amino acids entering at the different locations of the citric acid cycle, and out of the citric acid cycle, we have the pyruvate, acetyl-CoA, and acetoacetate, so on. First of all, I want to share with you the key points of the amino acids degradation, what are the requirements that they should follow before entering the citric acid cycle. These are the amino acids must be deaminated.
before entering any of the pathways of glucose catabolism. That means it should be in the keto acid form. So the second point is deaminated amino acid can be converted into pyruvate, acetyl-CoA or other intermediates of citric acid cycle. The third requirement is several amino acids can enter the glucose catabolism pathways at multiple locations. You can see it is entering in the alpha ketoglutarate, succinyl-CoA and so on. So now you can see we are starting from the pyruvate. That is the part out of the citric acid cycle. The conversion of pyruvate to the acetyl-CoA, the amino acids alanine, glycine, threonine, cysteine, and serine give the product pyruvate, and the amino acid isoleucine give the product acetyl-CoA. So now we are entering the citric acid cycle, alpha ketoglutarate. The amino acids arginine, proline, histidine, glutamine forms the alpha ketoglutarate with the intermediate glutamate. The enzyme involved in the conversion of glutamate to alpha ketoglutarate is the glutamate dehydrogenase. So in the next intermediate, succinyl-CoA is formed from the amino acids isoleucine, valine, methionine, and serine. And the next intermediate fumarate, the amino acids triosine, phenylalanine give the product fumarate. And the next oxaloacetate, the aspartame and aspartate give the product oxaloacetate. And out of the citric acid cycle, there is a direct conversion. You can see the phosphorinol pyruvate to the oxaloacetate or oxaloacetate to the phosphorinol pyruvate. And the next, you can see acetoacetate, the amino acids leucine, lysine, phenylalanine, triosine, and tryptophan form the product acetoacetate. In the end of this slide, I want to say that many of the substrates, intermediates, and the products in a particular pathway are reactants in other pathways. That means I explained with giving example that the proteins are a good example of this concept. Of this phenomena, they can be broken down into their constituent amino acids and used as various steps of pathways of glucose catabolism. Or the most of the time, the amino acids are recycled into synthesis of new proteins. Now you can see here is the amino acids reactants, and in the before I told about the proteins. These proteins are the reactants, and the amino acids are the product. So most of the time, the amino acids are recycled into synthesis of new proteins or used as a precursor in synthesis of other biological molecules. Like amino acid may be involved in the biological processes or in the form of urea. And in the next slide, the products of citric acid cycle. Next slide is glucogenic and ketogenic amino acids. So here is the difference of glucogenic and ketogenic amino acids. We can define the glucogenic amino acids as amino acids which can be converted into glucose through gluconeogenesis. And the ketogenic amino acids are those that are converted into the ketone bodies. So ketone bodies that we use when in this situation of starvation. Then when our fats are burned and we use this for getting energy. So in the second step, glucogenic, these are either converted into pyruvate, alpha ketoglutarate, succinyl-CoA, fumarate, or oxaloacetate. And in the second step of ketogenic, these are converted into acetoacetate or acetyl-CoA. Now you can see the examples of glucogenic amino acids, alanine, aspartame, cysteine, and so on. And examples of ketogenic, lysine and leucine. So there are some amino acids that act as both glucogenic as well as ketogenic. These are phenylalanine, isoleucine, threonine, tryptophan, and triosine. So the next slide is about the product of citric acid cycle.
Now, in the end of the citric acid cycle, what we obtain are these products. 2 molecules of carbon dioxide. This is general information for you all, that what we obtained in the end of the citric acid cycle. It's the 2 molecules of carbon dioxide and 3 molecules of NADH, 1 FADH. These both are, these are the electron carriers and play an important role in the production of ATP and energy. Then next, the 1 molecule of GT, which is equivalent to 1 ATP with respect to energy, and the 2 proton and coenzyme A. The coenzyme A that we obtain in the last are joined with the acetyl and form acetyl-CoA that again restart the citric acid cycle. Thank you. Any questions? Yes, thank you very much for the presentation. Yes, now it's open for the questions.